क्या एनसीपी को तोड़ने के बाद बीजेपी ने विपक्ष की एकता की कोशिशों की चमक कुछ फीकी कर दी है? क्योंकि यह कहा जाएगा कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा चाणक्य बताते थे, उनकी अपनी ही पार्टी में साख कम हो गई है, तो वो विपक्षी एकता क्या करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं विजय चोरमारे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। वेंकटेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए अंक गणित की अगर बात करें तो 53 है एनसीपी के पास, वो जरा स्क्रीन पर दिखा भी दें हम लोग अपने दर्शकों के लिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 53 में से आपको 36 चाहिए। ठीक है, अगर आप 36 विधायक तोड़ करके ले जाएंगे तब एंटी डिफेक्ट 2/3 टूट करके जाने चाहिए, तभी बात बनेगी। अभी ऐसा दावा किया जा रहा है कि 29 है, 29 से तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब और लोग भी होंगे। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि 40, 41 ये नंबर और ये संख्या, ये रहा स्क्रीन पर। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। दल बदल कानून का जो डंडा है वो ये कहता है कि आपको 53 में से 36 विधायक आपके पास होने चाहिए। यह जरूरत है अजीत पवार को, अगर वो शांति से रहना चाहते हैं। और अजीत पवार का अभी दावा है 29 का। तो वेंकटेश जी, आपको लगता है कि 29 से ऊपर का आंकड़ा होगा उनके पास, तभी उनको एक कॉन्फिडेंस मिला कि संडे को ओथ ले ली? ऐसा है कि अगर ये आंकड़ा बढ़ना है तो भाजपा के सहयोग के बिना या सेंट्रल मिनिस्टर के सहयोग के बिना ये बढ़ नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा है कि 24 घंटे हुए लेकिन पोर्टफोलियोज एलोकेशन नहीं हुआ है, 24 घंटे हुए। तो ये कहीं ना कहीं विद इन द रूलिंग पार्टी, रूलिंग फ्रंट में कहीं ना कहीं खींच तनाव दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जनरली जैसा हम देखते हैं, जैसे शपथ होते दिए उसके बाद में घंटा 2 घंटे में खातों का वाटअप किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। और तीसरी बात कि शरद पवार मैदान में निकले हैं, उनके लोग संपर्क कर रहे हैं, एमएलएस डबल माइंड में हैं। जो गए वो उसका कारण आपने बता दिया कि क्यों गए, जिन्होंने शपथ ली मंत्री की। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको अभी पॉलिटिकल असेसमेंट, जजमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, तो मुझे लगता है कि ये नंबर गेम जब तक सेंट्रल एजेंसी डंडा नहीं करेगी, जब तक केंद्रीय यानी गवर्नमेंट से कुछ खेल नहीं होगा, तब तक नंबर बढ़ेंगे नहीं है। और ये महाराष्ट्र की भूमि तो आप जानते हैं, महाराष्ट्र में कभी इस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं देखी पिछले 4 साल में। ये भूमि भजनलाल की भूमि बन गई है। यहाँ आप जहाँ देखो वहाँ आयाराम गयाराम दिख रहे। हाँ। सवेरे बोलते कि हम आपके साथ में हैं। हाँ। हमारा सेना फाड़ दिया है, तो उसके अंदर शरद पवार निकलेंगे। हाँ। और शाम में उधर जाके अजित पवार के साथ में बैठते हैं। हाँ। तो ये कभी महाराष्ट्र की भूमि ने कभी देखा ही नहीं है। हाँ। तो लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है। हाँ। एक तरफ पावर का लालच है, दूसरी तरफ खुद को बचाने की कोशिश है। तो इसके अंदर राजनीति मैं एक सवाल विजय चोरमारे जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सिंहासन 24 है, अगर ये पूरी गणित लगाई जा रही है 2024 के लोकसभा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज मैं एकनाथ शिंदे हूं तो मुझे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि मेरे रहते हुए, जब कोई दिक्कत नहीं थी, सारे नंबर थे, मेजॉरिटी थी, 145 से ऊपर का आंकड़ा था, उसके बाद भी एक और अलायंस पार्टनर ले आए, तो ऐसे में मेरी क्या भूमिका रहेगी? कल को पता चला अगर मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो गया एकनाथ शिंदे के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी पलट के कह दी कि अच्छा बहुत बढ़िया रहा आपके साथ काम करने का, हमारे पास अजीत पवार हैं, आप जा सकते हैं। संकेत जी, देखिए, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का मामला ये नहीं। एकनाथ शिंदे, जब ये अजित पवार का शपथ विधि हुआ, तब एकनाथ शिंदे ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा अब डबल इंजन सरकार, अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और जोर से और गति से काम करेगी। उनकी ये रिएक्शन रही है। मगर मुझे लगता है ये सारा खेल बीजेपी का है, इसमें एकनाथ शिंदे का कोई रोल नहीं है। एकनाथ शिंदे को पूछकर कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कभी बताया था कि इसके लिए 1 साल पीछे जाना चाहिए। अगस्त 22 में, पिछले साल के अगस्त में सी वोटर का एक सर्वे आया था, यानी कि 3 महीने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार सत्ता में आने के बाद 3 महीने पूरे होने के बाद सी वोटर का सर्वे आया था, और उस सर्वे में आंकड़े आए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे इस पार्टी को लोकसभा में सिर्फ महाराष्ट्र में 48 की
48 में से 18 सीटें मिल सकते हैं, जो कि पहले बीजेपी के पास 23 और शिवसेना के पास 18 सीटें थी, और उस 18 में से जो 12 जो शिवसेना में टूट पड़ने के बाद उसमें के 12 अब एकनाथ शिंदे के साथ आए। ऐसे होते हुए भी और एकनाथ शिंदे के 41 एमएलए साथ होने के बाद भी अगर बीजेपी का हाल इतना बुरा हो सकता है, मगर मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी ने एक अलायंस पार्टनर खोजने की कोशिश की। एक कोशिश ये भी रही कि उद्धव ठाकरे फिर से साथ आते हैं या नहीं, मगर उद्धव ठाकरे और उन्होंने रुख साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी के साथ फिर कभी नहीं आना है, तो उन्होंने एनसीपी का विकल्प ढूंढा। ये विकल्प इसलिए ढूंढा कि 18 से ज्यादा ऊपर की कुछ सीटें होगी, उस ऊपर की कुछ सीटें जो 25,000 के 50,000 के कुछ कम मार्जिन से हारने की संभावना है, उस जगह इन कौन सा प्रभाव क्षेत्र है ये आपको लगता है विजय चोरमारी जी? और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है इससे क्या सही में फायदा होगा? क्योंकि अगर शरद पवार अभी भी एक्टिव हैं, वो भी अगर मैदान में उतरते हैं, तो फिर ये तो वोट में दो फाड़ हो जाएगा एनसीपी के गढ़ में ही। नहीं संकेत जी, प्रभाव क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। जो बीजेपी को 23 सीटें मिली है वो विदर्भ में मिली है, नॉर्थ महाराष्ट्र में मिली है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिली है, मुंबई में मिली है, मराठवाड़ा सारे क्षेत्रों में मिली है। उस वैसे ही शिवसेना जो अब जो प्रॉब्लम आएगा, जो शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, वो सीटों के बारे में बीजेपी को वो सीटें फिर हासिल करने के लिए, अपने अलायंस पार्टनर को हासिल करने के लिए, अपने खुद बीजेपी के कैंडिडेट को हासिल करने की मुझे लगता है बीजेपी को जरूरत है। और उसी लिए एक कवायद चल रही है कि उस जगह ये अजीत पवार हो और कोई एमएलए हो, उनका थोड़ा थोड़ा अगर सहाय मदद मिल जाएगी तो जो 25, 50, 60, 70 हजार की जो पीछे चल रहे हो, आगे जाके वो उसमें से कुछ 10, 12, 15 सीटें जीत तो ये अंक गणित पूरी तरीके से 2024 को ध्यान में रख करके की जा रही है। ये बात एकदम स्पष्ट आप लोगों की दोनों की बातों से लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।